हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी क्वेस्ट में। साथियों, आज है 17 मई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17 मई 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। 17 मई के करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। 2025 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो जैसा कि हम बता दें, 16 मई 2025 को मनाया गया है राष्ट्रीय डेंगू दिवस। नेशनल डेंगू डे या डेंगू रोग के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। डेंगू आप जानते हो जैसा कि मच्छरों के कारण फैलता है, लेकिन क्या मच्छर के कारण होता है? देखो, फैलता है तो मच्छर इसके वाहक होते हैं, और यह भी पूछा जाएगा कौन सा मच्छर इसका वाहक होता है। तब आप बताना मादा एडिस इजिप्टी मच्छर होता है, वो मादा मच्छर होता है जिसको काटती है और इसकी वजह से ये फैलता है। मेंडिस इजिप्टी जैसा मच्छर है, ये मादा मच्छर है, इसकी वजह से ये फैलता है रोग। मच्छर जो है इसके जैसा कि इसके वाहक होते हैं, और क्या होते हैं जैसा कि वाहक होते हैं, तो ये और ऐसे ही जो मलेरिया का वाहक होता है तो मादा एनाफिलीज मच्छर, जैसा कि मादा एनाफिलीज मच्छर जो कि नोट डाउन कर लो आप इसको, उससे मलेरिया फैलता है और यह डेंगू फैलाने का जो काम करता है। अब आते हैं कि डेंगू दिवस पर। डेंगू के लिए बात करें तो 4 जो है बेसिकली दिवस, जैसे कि 4 वायरस होते हैं जिम्मेदार होते हैं इसके लिए। डेंगू जो है वायरस जनित रोग है। डेंगू वायरस जनित रोग है, जैसा कि तो यह भी ध्यान रखना है कि एक एक छोटा सा टर्म में बता देता हूँ कि इसके लिए फोकस करके बताना है आपको, क्योंकि ये कंफ्यूजन रहती है इसमें, लोग अक्सर गलत कर देते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन है डेंगू वायरस जनित है। मलेरिया जो है ये क्या है, प्रोटोजुआ जनित है या किसी? तो प्रोटोजुआ के कारण होता है, लेकिन फैलाता कौन मतलब तो मच्छर। चलिए, तो डेंगू भी यह होता है वायरस की वजह से, जैसा कि डेंगू वायरस जनित है। अब वायरस जनित है तो रोग है, ये एक तरीके से मनाया जाता है हर साल 16 मई को। 4 प्रकार के डेंगू वायरस होते हैं, जैसे कि DE1ND एक होता है, ऐसे इसी तरह 1-2D होता है, N3 भी होता है और DNA4 भी होता है। इनके कारण यह होता है, जैसे कि तो 4 डेंगू स्वाडू में होते हैं। तो इसमें क्या बताएं, किसी एक से संक्रमित होने पर एंडीज जो इजिप्टी मच्छर है, पहले वो मच्छर इन 4 वायरस में किसी एक के संपर्कित होते हैं, मतलब संक्रमित होते हैं। फिर वह मच्छर जो है जा करके किसी को काटेंगे तो उसको डेंगू होता है। तो इसमें पीत, ज्वर, जीका, विषाणु, चिकनगुनिया भी संचारित करता है। यही वाला मच्छर जो है डेंगू का पहला टीका किसने विकसित किया था? तो अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो सोनोफी पाश्चर ने, डॉक्टर सोनोफी जो हैं पाश्चर ने, इनका नाम है, जैसे कि इनका ये नाम है, इन्होंने डेंगू वैक्सीन जो है सोनोफी पाश्चर, इसलिए डेंगू नाम दिया गया है इसको। अब डेंगू की बात करें तो विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं, जैसा कि 24 अक्टूबर को यूएनएच दिवस मनाते हैं। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाते हैं। थैलीसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है और विश्व अस्थमा दिवस जैसा कि मई के मंगलवार को मनाते हैं। अब यह रिलेटेड कुछ दिवस के इसी के हैं, जैसे कि मई से मतलब जो रोग से रिलेटेड होते हैं। अगर सिक्किम राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो जैसा कि दिवस 16 मई को यानी कि मनाया जाता है, कल के दिन मनाया गया। मैंने आपको बताया था कि 16 मई को शुरुआत में ही कि जैसा कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है और 16 मई को ही डेंगू दिवस भी मनाया जाता है। यह भारत के 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था। इसको शामिल करने के लिए भारतीय संविधान में 36वां संविधान संशोधन किया गया था। कब किया गया था? 1975 में इंदिरा गांधी जी के टाइम पर 1975 में 36वां मतलब संशोधन किया गया था। आप थोड़ा सा टाइमिंग अंदाजा लगाओगे, जैसा कि उस समय भारत के काफी आंतरिक मामलों में डिस्टर्बेंस भी चल रही थी। हालांकि उसी बीच यह बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई थी, क्योंकि जस्ट के बाद आप बात देखोगे तो 40 दिन बाद 40 दिन बाद इमरजेंसी लग गई थी। इमरजेंसी की डेट याद जैसा कि आपको होगी कि 25 जून, क्या है 25 जून 1975, ये डेट आपको याद रखना है। डेट भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 25 जून 1975 को इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई थी, जैसा कि जस्ट 40 दिन बाद इसके किया गया था ये, जब सिक्किम को हम लोगों ने ऐड कर लिया था भारत में। तब खैर सिक्किम जो है यह 3 देशों से अपना बॉर्डर लगाता है, चीन, नेपाल और भूटान से। भारत में केवल एक राज्य से लगाता है। भारत में जैसे अगर राज्य में बात करें तो केवल ये एक राज्य से बॉर्डर लगाता है।
जैसे कि दैट अगर ईस्ट पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल जैसा कि इससे बॉर्डर शेयर कर रहा है, यहीं पर कंचनजंगा पीक भी है जो कि दुनिया की तीसरी और भारत में सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी ये कंचनजंगा है। केटू गार्ड एस्विन जो है वो पीओके में है अभी, और भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में है, जो कि दुनिया की तीसरी है। माउंट एवरेस्ट के बाद केटू है, केटू के बाद है ये कंचनजंगा। भारतीय सेना द्वारा मई 2025 में किस खिलाड़ी को मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के पदोन्नत किया गया? तो देखो, नीरज चोपड़ा का नाम जैसा कि आपने सुना ही होगा भाई, गोल्डन बॉय है ये। अब गोल्डन बॉय हैं तो जैसे कि नीरज चोपड़ा हैं, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे, इस बार वाले नहीं पिछली बार वाले में, इस बार सिल्वर जीते थे। तो टोक्यो ओलंपिक में गोल्डन जीते थे ये, गोल्डन कौन सा गोल्ड जीते थे ये। इनको मानद कर्नल के पद पर पदोन्नत किया गया है। अब पदोन्नत किया गया मतलब पहले से ही पद पर होंगे तब तो इनको प्रमोट किया गया है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल, पहले से ये आर्मी के कई पदों पर रह चुके हैं और नीरज चोपड़ा जो हैं ये अब पदोन्नत किए गए हैं। ये मानद पोस्ट पर मतलब जैसा कि आप समझो इनको उपाधि टाइप की मिली हुई है, या ऐसे समझ लो कि वॉलंटियर भी कह सकते हो आप इनको। देखिए जैसे कि हम बता दें, नीरज चोपड़ा जो है मानद लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए हैं। अब सबसे पहले 2017 में इनको राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट में नायब सूबेदार नियुक्त किया गया था। 2021 में यह सूबेदार पर पोस्ट पर पहुंचे, प्रमोट होकर 2022 में यह सूबेदार मेजर बने और अब इनको लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया गया है। तो ये भारतीय सेना के राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट में है। बात को ध्यान रखना है जैसा कि इनको कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं। तो 2022 में इनको पद्मश्री मिला था, चौथा नागरिक सम्मान पुरम जो कि परम विशिष्ट सेवा पदक मिल चुका है, आर्मी की तरफ से यह मिलता है। जैसा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको 2021 में मिला था। खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है अर्जुन पुरस्कार, इनको 2018 में मिला था। तो टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता था और अभी जैसे बात करें तो पेरिस ओलंपिक जो हुआ है उसमें इन्होंने सिल्वर जीता था। नीरज चोपड़ा जैसा कि बात करें तो जेवलिन से भाला फेंक से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में किसको आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? आईसीसी मेंस ऑफ जैसा कि किसको दिया गया है, ये महीने में दिया जाता है, हर महीने में, तो और आईसीसी के द्वारा दिया जाता है। जैसा कि तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा पिछले महीने के बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए अप्रैल महीने के लिए लिस्ट आ गई है विजेता की। इसमें मेंस के लिए जीता है मेहंदी हसन मिराज ने। मेहंदी हसन मिराज जो हैं ये बांग्लादेश के हैं। इसके बाद वुमेन्स की बात करें तो वुमेन्स के लिए स्कॉटलैंड की खिलाड़ी हैं कैथरीन ब्रिज, इन्होंने जीता हुआ है, यह स्कॉटलैंड की हैं, बल्लेबाज हैं। और मेहंदी हसन मिराज जो कि यह बांग्लादेश के ऑलराउंडर हैं। तो इन दोनों को मेंस और वुमेन्स का दिया गया है रिस्पेक्टिवली। अगर बात करें तो मेहंदी हसन मिराज जो है ये बांग्लादेश के तीसरे बने हैं खिलाड़ी जिन्होंने यह अवार्ड पाया हुआ है। सबसे पहले 2021 के जनवरी में दिया गया था ऋषभ पंत को, पुरुष के विजेता बने थे। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में स्थापना हुई थी। इसकी अध्यक्ष है दया शाह। हेडक्वार्टर जो बात करें तो इसका दुबई में है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीता? तो सर्वाधिक पदक जैसा कि सबसे ज्यादा पदक जीता है इसमें मामले में किसने, महाराष्ट्र ही रहता है, जैसा कि आपने देखा होगा ज्यादातर टॉप पर। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स समापन हो चुका है। इस बार था इसका 8वां संस्करण, जैसा कि 7वां संस्करण कहाँ पर हुआ है इस बार, यह बिहार में आयोजित हुआ था। बिहार के 5 जिलों में आयोजित किया गया। तो महाराष्ट्र इस बार भी यह टॉप पर रहा है। गज सिंह, मैंने आपको जैसा कि बताया था, दिखाया था कि गज सिंह जो है यह मस्कट है, मस्कट को नियुक्त किया गया था गज सिंह। याद रखना पूछा जाएगा कि 4 मई, जैसे कि 4 मई से कब तक, 15 मई तक चला जो गज सिंह मस्कट, इसकी बात करें। और याद रखना है आपको कि ये 7वां संस्करण था बिहार के 5 जिले में। कहाँ पर? बिहार के 5 जिले में पटना, नालंदा और गया, भागलपुर और बेगूसराय में हुआ है। ये 5 जगहों पर इसका आयोजन किया गया है। अब नेक्स्ट बात करें, जैसा कि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा 58 गोल्ड के साथ 158 मेडल टोटल मेडल के साथ में टॉप पर रहा है। दूसरे पर हरियाणा रहा है 29 गोल्ड के साथ में। किसके साथ में? 29 गोल्ड के साथ में। टोटल अगर बात करें तो 117। तीसरे पर रहा है राजस्थान 24 गोल्ड के साथ में और टोटल में 60 है इसके।
अब इसकी बात करें तो यह मेडल टेबल भी आपको बता दें हम कि अगर आप जैसा कि इत्मीनान से देखना चाहते हो, जैसा कि समझना चाहते हो इसको कि क्या है, तो देख सकते हो कि जैसे उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पर रहा है। किस पर? 7वें स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश, और फर्स्ट पर रहा है महाराष्ट्र। जैसे कि अगली बार किस देश में विश्व का पहला वाणिज्यिक पैमाने का इथेनॉल जो ई मेथेनॉल संयंत्र खोला गया है? तो विश्व का जो पहला कॉमर्शियल लेवल का बात करें तो ई मेथेनॉल संयंत्र यह खुला है डेनमार्क में। ध्यान रहे कि इथेनॉल संयंत्र है यह डेनमार्क में खुला है, जैसे डेनमार्क में खुला है, विश्व का पहला है। और डेनमार्क वही देश है जिसने कार्बन डंपिंग की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू की थी, जिसने पूरा का पूरा एक कार्बन द्वीप बनाने की घोषणा की थी। इसने कहा था समुद्र के अंदर कार्बन को स्टोर करेंगे, और डेनमार्क वही देश है, जैसा कि मतलब इससे यह निकलता है कि अर्थ कि यह पर्यावरण को लेकर के कितना ज्यादा सजग है, पर्यावरण से रिलेटेड कितनी बड़ी बड़ी चीजें करता है। और डेनमार्क जो है इसने अभी इथेनॉल प्लांट लॉन्च किया है, ई मेथेनॉल प्लांट। जैसे कि ये क्या होगा, इससे मेथेनॉल की बात करें तो मेथेनॉल साथियों भारत सरकार भी इस पर काम कर रही है। आप देख रहे हो कि डीजल पेट्रोल की जगह जो हम लोग हैं कुछ परसेंटेज मात्रा में मेथेनॉल का यूज कर रहे हैं। अब मेथेनॉल का यूज करने से कार्बन का एमिशन कम होता है, ऐसे ही यह भी करेंगे। इससे क्या होता है, इन्होंने लक्ष्य बनाया है डेनमार्क ने कि 2030 तक कच्चे तेल के स्थान पर मेथेनॉल का यूज करके आप आयात में 10% तक की कमी ला दी जाए, और मतलब इनको कच्चा तेल ना खरीदना पड़े। यह संयंत्र जो होता है यह कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा। सालाना 42,000 मीट्रिक टन ई मेथेनॉल जो होता है ये क्या होता है, इसका उत्पादन करेगा, और लगभग 53 मिलियन लीटर की बात हो रही है, इसके बराबर होता है ये। तो इसके लिए सहयोग कर रही है यूरोपियन एनर्जी जो कि डेनमार्क की ही कंपनी है, और जापान की एक कंपनी है मित्सुबिशी की बात करें, ये दोनों मिल करके यह बना रही हैं विश्व का पहला व्यावसायिक पैमाने का ई मेथेनॉल संयंत्र। अगला क्वेश्चन हमारा, कहां पर आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन नादिर ये शुरू किया गया है? ऑपरेशन नादिर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, हम लोगों ने कुछ ऑपरेशन देखे हैं। जैसे एक तो हम लोगों ने देखा ऑपरेशन सिंदूर। ये ऑपरेशन सिंदूर जैसे 7 मई से शुरुआत हुई थी इसकी। सिंदूर यह किस लिए था? पाकिस्तान में घुस के पहलगाम में हुए आतंकी हमलों का बदला लेने के लिए। इसके बाद हम लोग अभी चला रहे हैं एक और ऑपरेशन, जैसा कि ऑपरेशन किलर। ऑपरेशन जैसे कि किलर की बात करें, नाम से चलाया जा रहा है। ये ध्यान रखना है इसको कि इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि इसके तहत आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ करके शूट आउट किया जा रहा है। अब तक की क्या हुआ कि 6 जो आतंकवादी हैं वो मारे जा चुके हैं। कब? कश्मीर घाटी में ये मारे हैं। अब इसके अलावा एक और ऑपरेशन अभी शुरू किया गया, जैसा जिसके बारे में एक क्वेश्चन में चर्चा हुई है कि क्या है ये हमारा, वह है ऑपरेशन नादिर। ये शुरू की गया है किसके द्वारा? आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया गया है भारत सरकार द्वारा। अब यही किया जा रहा है। अब बात करें तो सेम काम जम्मू जो कश्मीर में यहीं पर यह भारतीय सेनाओं के द्वारा चलाए जा रहे हैं। सेनाओं के द्वारा की बात करें तो सेना के द्वारा जो है ये चलाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन नादिर भी चलाया जा रहा है। ऑपरेशन नादिर की कहानी यह है कि नादिर जो है वहां पर एक जगह का नाम है जो आतंकवादी जहां पर रहते थे, इसलिए वहां पर उनको एलिमिनेट करके उनके लिए मतलब करने के लिए उसी के स्थान पर के नाम पर नाम दे दिया गया है ऑपरेशन नादिर। अब जैसे कि यहाँ पर तो एंटी टेरर ऑपरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर, इसके लिए यह ऑपरेशन नादिर शुरू किया गया हुआ है। यह जो है तराल के जम्मू कश्मीर में तराल के नाम के मतलब जो इलाके में खुफिया जानकारी मिलने पर संयुक्त अभियान शुरू कर दिया गया है, इसलिए ऑपरेशन नादिर इसको नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, कहां पर 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करुल कुंभ शुरू हुआ है? तो जैसा कि सरस्वती पुष्करुल कुंभ यह भी एक कुंभ मेले की तरह ही होता है। यह तेलंगाना में आयोजित किया जाता है और सरस्वती पुष्कर कुंभ है जो ये सरस्वती माता की पूजा में इसकी की जाती है। सरस्वती नदी को इसमें पूजा जाता है जैसा कि, और ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी, गोदावरी नदी और प्राणहिता नदी इन तीनों का संगम होता है ये, और इसी संगम के तट पर जो कि जैसा कि तेलंगाना का जो संगम है उसे बता रहे हैं, वहां भी एक त्रिवेणी संगम है। प्रयागराज में तो है ही त्रिवेणी संगम जहां हम गंगा यमुना सरस्वती नदी मिलती हैं। यहाँ पर भी सरस्वती, गोदावरी और प्राणहिता नदी जो कि मिलती हैं, तो यहाँ भी एक त्रिवेणी संगम है जो कि पड़ता है तेलंगाना के कालेश्वरम में। तो उसे त्रिवेणी संगम पर भी यह 12 वर्षों के बाद एक कुंभ मेले की तरह ही बिल्कुल यह भी एक कुंभ मनाया जाता है। इसका नाम है सरस्वती पुष्करालु उत्सव।
या कहें सरस्वती पुष्करालु कुंभ। तो यह भी एक प्रकार का जैसे कुंभ ही है, 12 वर्षों के बाद एक बार में भी आता है। यह भी ध्यान रखना है आपको कि सरस्वती नदी को समर्पित है। यह सरस्वती नदी आज के टाइम पर विलुप्त है। जैसा तेलंगाना के बारे में बात करें तो तेलंगाना आपको बता दें, तेलंगाना की राजधानी है क्या है, ये है हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। और अलग कब हुआ था? ये 2 जून 2014 को अलग हुआ था। याद रखना है कि 2 जून और डेट की बात करें तो ये 2014 को अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। हैदराबाद राजधानी है, जिले हैं 33, विधानसभा में 119 सीटें, लोकसभा में 17 और राज्यसभा में यहाँ से 7 सीटें आती हैं। रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी के सीएम है यहाँ पे। विष्णुदेव वर्मा जो है यहाँ के गवर्नर है। हुसैन सागर, निजाम सागर, भद्रकाली झील है, श्री सैलम टाइगर रिजर्व भी है, कमलवंशी अभ्यारण्य है। इसके अलावा चर्चित स्थलों में चार मीनार, गोलकुंडा और बिरला मंदिर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में पाकिस्तान के किस प्रांत ने पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी है? जैसे कि तो भाई बलूचिस्तान है, जो इसने कहा है कि अब हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहेंगे। किसने कहा है? बलूचिस्तान ने कहा है। देखिए पाकिस्तान में ना 4 प्रांत हैं। कौन कौन से प्रांत हैं? पंजाब है, सिंध है, खैबर पख्तूना है और इधर है बलूचिस्तान। इनमें से एक बहुत बड़ा प्रांत है बलूचिस्तान। जैसा कि इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया है। इसने कहा है कि अब हम हमारा जो अगला अपना देश होगा, हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे। BLLA की नाम की एक ये यहाँ पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी नाम से यहाँ पर एक फोर्स काम करती है। जैसा कि और यह जो है लगातार अटैक पर अटैक किए जा रही है पाकिस्तान पर पिछले दिनों में कई। अब देखिए जैसा कि आखिरकार बलूचिस्तान ने खुद को डिक्लेयर कर दिया है कि अब हम अलग हैं, मतलब हम पर कोई कंट्रोल नहीं है पाकिस्तान का। इन्होंने अपना झंडा भी फहरा दिया है। अपनी एजेंसी की बात करें तो भी बनाने की बात कही है। अलग अलग देशों में इन्होंने UN से मान्यता मांगी है कि UN हमको अप्रूवल दे दे और हम बन जाएं 154वां देश। बलूचिस्तान अगर बनता है तो यह टोटल बन जाएगा 154, मतलब क्योंकि 93 देश थे, 94 देश बन जाएगा। अब लास्ट देश बन सकता है, यहाँ बन सकता है। क्यों कह रहा है ये? क्योंकि जब बात करें तब तक UN नहीं कहेगा तब तक कैसे मान लेंगे, क्योंकि UN जब तक अप्रूवल नहीं देगा तब तक ये देश नहीं बन पाएगा। अब UN में 193 सदस्य हैं। जैसा कि अभी तक दक्षिण सूडान जो लास्ट वाला था अभी तक की 193 7वां जो वाला था, अब 94 कौन बनेगा? 94 का ये बन जाएगा। जैसे कि कौन? बलूचिस्तान बन सकता है, बन सकने के चांसेस हैं भी अगर UN मान्यता देता है तो। भारत को भी यह जैसे कि अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हम तो आपके मित्र हैं, आप हमारे भाई, बड़े भाई जैसे हो, और अगर आओ मिलकर के हम पाकिस्तान को धूल चटाई जाए। तो बलूचिस्तान जो लगातार घाव पे घाव दिया जा रहा है किसको? पाकिस्तान को। अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ये पहले से ही दिल से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब नाटक कर रहा है, मतलब अनटा हुआ है और अभी अलग होना चाह रहा है। ये एक्चुअली में क्या हुआ था, पाकिस्तान इस पर जबरदस्ती धोखे से इसको अपने में मिला करके अपना विस्तारीकरण किया था। 1947 में जब पार्टीशन हुआ था तो इंडिया और पाकिस्तान का तो उस टाइम पर ही बलूचिस्तान जो है अपने आप को अलग घोषित किया था। इसने कहा कि हम अलग ही रहेंगे। यहाँ पर कलात रियासत चला करती थी। आज डिटेल में हम आपको बताएं कि जैसे कि यहाँ पे जैसे कि इतिहास की इसकी देखेंगे, लेकिन जैसे कि हम बात करें 1 साल बाद ही मोहम्मद अली जिन्ना जो है, जैसे कि 1947 में देश आजाद हुआ, 1948 में जा करके इस पर कब्जा कर लिए थे। किसने किया था? मोहम्मद जिन्ना ने। आजादी के बाद 1948 में इसे जोड़ लिए और पाकिस्तान में, तब से ये पाकिस्तान का हिस्सा तो रहा, लेकिन पाकिस्तान इन बलूचिस्तान के लोगों को एक तरीके से हीन दृष्टि से देखता था, अच्छी दृष्टि से, मतलब उनको बराबर का दर्जा नहीं दे रहा था। अब बहुत पिछली दृष्टि से देखता था। पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत के लोग हैं ये केवल अपने आप को एलिट मानते हैं एंड बाकी सब कोई ऐसे जैसे हैं कि एक तरीके से आप समझ लो हीन दृष्टि से इनको देखते हैं। ऐसे ही बंगालियों को ये लोग देखते थे, जिस वजह से 1971 को बांग्लादेश की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, 14 मई 2025 को न्यायमूर्ति BR गवई ने कौन से वे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो R गवई ने, जैसा कि हम बता दें, 52वें CJI के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है मई 2025 को। जस्टिस BR गवई हैं नाम इनका। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसा कि इनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो यह जो है बन गए हैं 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
ये बात करें चीफ जस्टिस बनने वाले बौद्ध धर्म के व्यक्ति हैं। यह भी ध्यान रखना होगा क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है आपसे। यह आज तक के इतिहास के पहले बौद्ध धर्म वाले या बने हैं जस्टिस। किसकी जगह पर आए हैं? जस्टिस संजय खन्ना की जगह पर, जो कि 91 थे, उनकी जगह पर आ गए हैं। इनसे भी पहले 50वें थे DY चंद्रचूड़। अब तब तक रहेंगे ये, कब तक इनका कार्यकाल रहेगा? इनका कार्यकाल रहेगा 23 नवंबर 2025 तक। मतलब इनका ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा समय नहीं है। आप समझो कि अभी मई चल रहा है, नवंबर तक ये रहेंगे, लगभग 6 महीने तक इनका टाइम पीरियड रहेगा। 52वें नंबर के बन गए हैं BR गवई, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के। और इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति होते हैं, वही नियुक्ति करते हैं। हे गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन भी कर ले, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड अगर आपने अभी तक, जैसे कि आपको PDF की नीड होगी, PDF के लिए आपको क्या करना है कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है एंड उस पर आपको PDF मिल जाएगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।